हेलो एवरीवन, वेलकम टू कपूर क्लासेस। तो हमने अपने पुराने जो लेसन्स हैं, पुरानी वीडियोस हैं, उसमें कुछ अशोका के बारे में कंप्लीट किया था, कलिंगा वॉर और कैसे अशोका ने बुद्धिज़्म को अडॉप्ट किया। फिर हमने रीजंस पढ़े कि अशोका का एम्पायर जो था उसका पतन क्यों हुआ। आज हम कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें पढ़ेंगे जिसमें कि हम कंप्लीट करेंगे एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अशोका। तो कैसा एडमिनिस्ट्रेशन था, स्ट्रॉन्ग था या नहीं था, तो वो सब चीज़ें हम आज के लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। अगर आपको मेरी पुरानी वीडियोस पसंद आई हैं और आपको ये लेक्चर पसंद आते हैं तो आप प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो ज़्यादा टाइम न लेते हुए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, दैट इज़ बेस्ड ऑन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अशोका। तो पहली स्लाइड पे चलते हैं। सबसे पहले एडमिनिस्ट्रेशन की अगर मैं बात करूँ तो मौर्यन एम्पायर से पहले, मौर्यस के आने से पहले छोटे छोटे किंगडम्स थे, ठीक है। और उसके बाद क्या हुआ, जब मौर्य डायनेस्टी आई उन्होंने सब छोटे छोटे किंगडम्स को जीत लिया और एक सेंट्रलाइज्ड एम्पायर बनाया, जिसकी वजह से जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो कैसा हो गया, सेंट्रलाइज्ड हो गया। अब एक मोनार्की जो थी वो फॉलो होने लग गई। अब मोनार्की जो था वो पॉलिटिकल सिस्टम बन गया, ना कि ट्राइबल रिपब्लिक्स। पहले ट्राइबल रिपब्लिक्स होती थी, छोटे छोटे किंगडम्स होते थे, छोटी छोटी ट्राइब्स होती थी और उस ट्राइब का एक क्या होता था, करता धरता होता था, लीडर होता था। तो ट्राइबल रिपब्लिक्स होती थी और अलग अलग जो ट्राइब के लोग थे वो अलग अलग पॉलिसीज़ को फॉलो करते होंगे। अब अगर हम बात करें अर्थशास्त्र की, तो अर्थशास्त्र में और कुछ एक ऐसे एडिक्ट्स हैं जहाँ से अशोका के एडिक्ट्स हैं जो कि इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं अशोका के टाइम के एडमिनिस्ट्रेशन की, कि किस तरीके का उस टाइम पे एडमिनिस्ट्रेशन था। तो अगर हम बात करें सबसे पहले सेंटर ऑफ द स्ट्रक्चर की, तो एडमिनिस्ट्रेशन जो था आज से 2000 साल पहले कुछ ऐसा ही था जैसा कि आज के टाइम पे भी एडमिनिस्ट्रेशन जो है हम फॉलो करते हैं। प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर्स और आईएएस ऑफिसर्स एंड सो। तो उसी तरीके का एक एडमिनिस्ट्रेशन था। उसका जो हेड होता था वो था राजा। तो राजा जो था ही हैज़ द पावर टू एनेक्ट लॉज। तो हर एक लॉ को बनाने की जो थी उसके पास पावर होती थी राजा के पास। तो सबसे पहले सेंटर ऑफ द स्ट्रक्चर, लाइक प्रेसिडेंट हम कह सकते हैं, वो हो गया राजा, ठीक है। इसके अलावा अब जो है एक और चीज़ है, कौटिल्य ने भी जो है, जब कौटिल्य जो थे चंद्रगुप्त मौर्य को, उन्होंने ये बताया था कि किस तरीके से जो है जो सोशल ऑर्डर्स हैं वो बनने चाहिए वर्ण के हिसाब से, या फिर जो भी आश्रम हैं उसके हिसाब से किस तरीके के ऑर्डर्स एंड लॉज जो हैं वो बनने चाहिए। तो जो मौर्यंस का जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो सेंट्रलाइज्ड मोनार्की थी। ये पैटर्नल बन गई थी जब तक कि अशोका राजा बने थे। तो उस टाइम तक सभी इस चीज़ को फॉलो करते थे। यहाँ तक कि अशोका के कुछ एडिक्ट्स में ऐसा भी लिखा गया है, सवे मुनि से पजा ममी, मतलब कि सारे के सारे, ऑल मेन आर माई चिल्ड्रन। तो जो उसकी प्रजा है वो उसके बच्चों के जैसी है। तो क्या होता था, अब राजा ने हर एक चीज़ के लिए, अलग अलग काम के लिए ऑफिसर्स को तैनात किया हुआ था, हर जगह हर एक छोटे से छोटे काम के लिए। जैसे गुप्तचर, यहाँ तक कि गुप्तचर भी रखे थे जो कि ये देखते रहें कि प्रजा में कहीं भी कोई अनएथिकल चीज़ ना हो, कोई भी इल्लीगल काम ना हो। अब इसके बाद होती थी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, जिसको कैबिनेट भी कहते थे अशोका का। तो अशोका ने क्या किया, मंत्री परिषद बनाए। मंत्री परिषद एज इन कि उसने क्या किया, अब छोटे छोटे डिस्ट्रिक्ट हैं, हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक एक ऑफिसर बना दिया। अब जो ऑफिसर था वो अकेला तो पूरे डिस्ट्रिक्ट को नहीं संभाल सकता था। तो उसने क्या किया, जैसे छोटी छोटी काउंसिल्स बनाई, मतलब एक एक बंदे को जो है एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट का काम दे दिया, ठीक है। पर पर्सन एक काम मिला और उन्होंने मिलके एक काउंसिल बनाई और हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक ऑफिसर होता था। तो वो जो मिनिस्टर्स बनते थे, जिसको कि राजा अपॉइंट करता था, उनके पास लिमिटेड ही पावर्स होती थी। ऐसे नहीं है कि उनको अनलिमिटेड पावर्स दे दिए, वो कुछ भी कर सकते थे। उनके पास लिमिटेड पावर्स होती थी, वो पॉलिटिकल इश्यूज पे ध्यान रखते थे। अब जो मिनिस्टर्स हैं, मिनिस्टर्स को कैसे अपॉइंट किया जाता था, उसकी कुछ क्वालिटीज़ बताई गई है, बाय बर्थ, इंटीग्रिटी एंड इंटेलिजेंस। ये 3 क्वालिटीज़ हैं जो अर्थशास्त्र में लिखी गई हैं किसी भी मिनिस्टर की। अब जो कैबिनेट है अशोका की, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की अगर हम बात करें, उसमें कितने मेंबर्स होंगे, ये जो था इस मंत्री परिषद में कितने मेंबर होंगे, ये डिपेंड करता था रिक्वायरमेंट पे, उस टाइम की नीड पे डिपेंड करता था। तो वैसे जनरली जो है स्मॉल ग्रुप्स होते थे, 3 से 5 काउंसलर्स होते थे, वो सब चीफ मिनिस्टर के साथ काम करते थे एक काउंसिल के अंदर।
अब इसमें जो इम्पोर्टेंट लोग थे हमारे पास, उसमें आते थे हमारे पास पुरोहिता। कौन आते थे? पुरोहित। तो पुरोहित जो थे वो हर तरह की रिलीजियस सेरेमनी का ध्यान रखते थे। उनको कमांडर इन चीफ भी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? कमांडर इन चीफ। उसके बाद आते थे महामंत्री। महामंत्री आप कह सकते हो जैसे कि आजकल के प्राइम मिनिस्टर होते हैं, जो रोल जो है चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य को दिया था, महामंत्री प्राइम मिनिस्टर का। उसके बाद युवराज, द क्राउन प्रिंस। तो इस तरीके से एक हायरार्की थी कि राजा है, फिर उसकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है और उसके अंदर छोटे छोटे जो हैं और कुछ एक ग्रुप है लोगों के जो काम करते थे, मंत्री जिनको हम कहते थे। ठीक है। इसके अलावा अब मैं बात करूंगी एग्जीक्यूटिव्स की। तो अशोका के टाइम पे दो तरह के एग्जीक्यूटिव्स होते थे, एक अमात्यास, एक अध्यक्ष। अब एग्जीक्यूटिव्स हुए जो आज के टाइम पे आईएएस, आईपीएस, ठीक है, ये सब बनते हैं, मेयर्स हो गए, ये सब एग्जीक्यूटिव्स होते थे। तो अमात्यास क्या होते थे? अमात्यास जो थे वो एडमिनिस्ट्रेटिव पर्सनल या फिर हम सिविल सर्वेंट्स कह सकते हैं, जो कि सबसे हाईएस्ट पोस्ट पे होते थे। आज भी हमें पता है आईएएस की पोस्ट कितनी ज़्यादा हाई पोजीशन है ना, वो कितना एडमिनिस्ट्रेशन का काम संभालते हैं, जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स करते हैं। तो उनकी जो उस टाइम के आईएएस ऑफिसर्स होते थे, हम कह सकते हैं उनको अमात्यास कहते थे। और उनका जो पे स्केल था और जो सर्विस थे और जो मेथड ऑफ पेमेंट उनको दिए जाने थे, वो सब कुछ क्लियरली पहले ही लिख दिया गया था कि किस तरीके से होगा, वो सब कुछ फिक्स था। ठीक है। तो ये हाईएस्ट पोस्ट होती थी आफ्टर द मिनिस्टर्स अमात्यास की, और इनका जो रोल और फंक्शन वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था, क्योंकि सारे के सारे जो सरकारी कामकाज थे उसका ध्यान जो है ये सिर्फ अमात्यास रखते थे। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास अध्यक्ष। अध्यक्ष जो हैं, द सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन वाज कंडक्टेड बाय हाईली स्किल्ड सुपरिटेंडेंट्स। तो जो सुपरिटेंडेंट्स जो होते थे उनको अध्यक्ष कहते थे, जो भी सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन का सारा काम करते थे, अलग अलग डिपार्टमेंट्स को देखते थे। तो कौटिल्य ने अपनी सेकेंड बुक ऑफ अर्थशास्त्र में ये लिखा है कि टोटल जो हैं ये जो अध्यक्ष थे, ये 27 अध्यक्ष थे। तो ये कमेटी के अध्यक्ष होते थे, एक पूरा का पूरा कामकाज संभालते थे। अब अलग अलग डिपार्टमेंट्स को देखने के लिए अलग अलग अध्यक्ष या सुपरिटेंडेंट्स को नियुक्त किया गया था। जैसे अकाउंट्स को देखने वाला हो गया अकाउंट जनरल, फिर सुपरिटेंडेंट ऑफ माइनिंग, सुपरिटेंडेंट ऑफ पोर्ट्स, फिर जो कलेक्ट करेगा टोल्स और कस्टम्स, वो सब। तो ये अलग अलग डिपार्टमेंट्स थे एग्जीक्यूटिव्स के। ठीक है इतना। नेक्स्ट है हमारे पास मिलिट्री। तो अशोका ने बहुत सारा एरिया जो था, बहुत सारे स्टेट्स के ऊपर विजय पाई थी, और वो उसने अकेले नहीं किया था। अशोका की जो मिलिट्री थी वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी। अपनी मिलिट्री के साथ मिलके ही अशोका जो था एक बहुत ही महान राजा बन सका था, जिसने कि अपने साम्राज्य को बहुत दूर दूर तक फैलाया था। तो जनरली जो है आर्मी का एक लीडर होता था इस मिलिट्री का, वो होता था राजा। पर जो अगर हम बात करें लास्ट डेज जब थे मौर्यन एम्पायर के, जब मौर्यन एम्पायर ख़त्म होने वाला था, उस टाइम पे सेनापति जो था वो ओवरशैडो करता था राजा को, लेकिन ऐसा पहले नहीं होता था। अब जो मिलिट्री थी वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी। अब मिलिट्री में सिर्फ ऐसा नहीं है कि एक ही तरह की सेना थी। अगर हम बात करें अशोका की, अशोका के पास नेवी के लिए नौसेना थी, उसके पास घुड़सवार होते थे, कुछ एलिफेंट्स होते थे वॉर के लिए स्पेशल, कुछ पैदल सेना होती थी जो पैदल ही चल के युद्ध करने जाती थी, और कुछ चैरियट्स होते थे जो रथ पे सवार होके युद्ध करते थे। तो इस तरीके से अलग अलग जो हैं तरह की मिलिट्री थी अशोका की। अब इन सबको भी साथ में जोड़े रखना और इनके लिए एक लॉ बनाना ये भी ज़रूरी था। अदरवाइज अगर इनकी मैनेजमेंट सही से नहीं होती तो आर्मी ही बिखर जाती और अशोका जो है इतना बड़ा एम्पायर नहीं जीत पाते। तो मिलिट्री के लिए अगर हम बात करें तो हर एक मिलिट्री में अलग अलग जो हमारे पास सेनानी थे उनके अलग अलग अध्यक्ष थे, या उनको मैनेज करने के लिए उनके ऊपर एक पर्सन होता था। फॉर एग्जाम्पल जो घुड़सवार होते थे उनको अश्व अध्यक्ष कहते थे, जो घुड़सवारों की सेना को देखते थे। जो पैदल सेना को देखते थे उनको पदाध्यक्ष कहते थे, चैरियट्स रथ अध्यक्ष। इस तरीके से उनको मैनेजमेंट करने के लिए जो है अलग अलग अध्यक्ष नियुक्त किए गए थे। अब ये तो हो गई बात कि किस तरीके की सेना होती थी, और यहाँ पे बताया कि कितनी उनके पास सेना थी। अब नेक्स्ट एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, अब सेना में आएगा कौन, ये कौन डिसाइड करता था। तो सेना में वो लोग आते थे, एक तो हेरिडिटरी,
मतलब वो लोग आएंगे जिनका खानदान में किसी के पिता जो हैं वो सेना में है ऑलरेडी, तो उसके पुत्र को बहुत आसानी से भर्ती मिल जाती थी। सेकंड होते थे हायर्ड ट्रूप्स, मतलब वो लोग जिनको वो हायर करते थे या खरीदते थे, ऐसे सेनानी। फिर ट्राइबल, अब जो ट्राइबल्स थे वो बहुत ही अहम हिस्सा होते हैं किसी भी सेना का, क्योंकि ट्राइबल्स जो हैं वो बहुत बड़ी आर्मी क्रिएट करते हैं, तो ऑफकोर्स फॉरेस्ट ट्राइबल्स जो थे उनको भी वो सेना में रखते थे। फिर अगर किसी भी मान लो किसी और स्टेट को हरा दिया गया है, तो वहाँ के जो सेनानी होते थे उनको वो अपने साथ रखते थे, और कोई भी साथी देश जो हैं उनके जो सेनानी हैं मित्र वाला, उनको भी वो सेना में अपने साथ भर्ती कर लेते थे। ठीक है, तो अपनी बुक इंडिका में मैगस्टीन्स ने कहा है, उसमें उसने लिखा है कि 30 लोगों की कमेटी होती थी, 5-5 लोग पर कमेटी होते थे, और वो हर एक कमेटी को देखते थे। तो मैं आपको बताती हूँ, 5 लोगों की एक कमेटी है, टोटल 30 लोग हैं, मतलब 6 कमेटीज टोटल हैं। ठीक है, तो अब पहली जो है कमेटी या अध्यक्ष है वो होगा नेवी के लिए, एक देखेगा कि नेवी का काम कैसा चल रहा है, दूसरा देखेगा वॉर मटेरियल्स के लिए सब कुछ सही है या नहीं है, फिर उसके लिए पैदल सेना के लिए एक कमेटी होती थी, घुड़सवारों के लिए कमेटी होती थी, रथ सेना के लिए अलग कमेटी होती थी, और वॉर एलिफेंट्स के लिए अलग कमेटी होती थी, जो उनकी नीड्स एंड रिक्वायरमेंट्स का ध्यान रखते थे और हर चीज़ को अकॉर्डिंगली जो है उनकी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करते थे। इसके बाद आने वाले हम नेक्स्ट अपनी वीडियो में पढ़ेंगे कि किस तरह से रिवेन्यू जनरेट होता था और जो उनकी जुडिशरी सिस्टम था वो कैसा था। तो ये हम अपने आने वाले नेक्स्ट जो है वीडियो में उसमें कंप्लीट करेंगे। आई होप आपको आज का लेसन पसंद आया है, तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर ज़रूर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।